हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी MCQ सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्रीलिम्स 2024, जिसके तहत हम यूपीएससी लेवल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालते हैं ताकि एग्जाम आते आते हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि हम प्री से एक कंफर्टेबल जोन में आ जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की इस सीरीज को। और सबसे पहले मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा आप लोगों से कि कल किसी कारण से मैं व्यस्त रहा, जिसके कारण मैं कल आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो पाया, उपस्थित नहीं हो पाया और जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ब्रेक लगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि वो जो टाइम था जिस टाइम हम ये सीरीज़ लेकर के आते हैं और आप सभी लोग जुड़ते हैं, उस दौरान आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। तो अगर कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है या रिवीजन नहीं किया है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जा करके आप आई थिंक 23 तारीख से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी और 23 तारीख से सारे वीडियोस हैं जो उसमें एक एक करके पड़े हुए हैं, तो उनको एक एक करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लास्ट में आंसर स्लाइड होती है, वहाँ से मैच कीजिए। ज़रा सा भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, है ना। वीडियो को देख करके उसको अपना कन्फ्यूज़न है जो उसको दूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बताइए। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के सम्मिलित संग्रह को वेदत्रयी कहते हैं। बताइए सही है कि गलत है ना। आपको पता है कि हमारा तरीका क्या होता है कि आप लोग पेपर पेन लेके बैठते हैं और उस पे सबसे पहले आप लोग अपना आंसर लगाते हैं, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं और फिर आप लोग मैच करते हैं कि कौन कितने हमारे सही हुए। इससे आपका स्कोर भी पता चलता रहता है और आपको आपकी तैयारी का अंदाज लगता रहता है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के सम्मिलित संग्रह को वेदत्रयी कहते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। चलिए मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप लोग पढ़ लें और वीडियो को पॉज करके आंसर लगाएं। चलिए बताइए। देखिए, अगर हम पहले की बात करते हैं तो यहां पर आपको लग रहा होगा कि अथर्ववेद मिसिंग है, लग रहा है ना, क्योंकि वेद तो 4 होते हैं लेकिन यहां पे तो 3 लिखे हैं। लेकिन जो 3 लिखे हैं उसमें भी आप ये देखिए कि ये यहां पर वेद त्रयी शब्द मेंशन्ड है ना। त्रयी शब्द का मतलब क्या हुआ कि आपको 3 की बात की जा रही है, यहां पर 3 की बात की जा रही है। ठीक है, तो वेद त्रयी में 3 आते हैं और कौन कौन से 3 आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक, तो तीनों ही यहां पर सही है। इसके अलावा प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, आप शतपथ ब्राह्मण के बारे में समझ रहे हैं, किसका ब्राह्मण है बताइए। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा है? तैतरिया है ना, वो भी यजुर्वेद का ही ब्राह्मण है। आपको पता है ना कि ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण हैं, सामवेद के भी कुछ हैं, यजुर्वेद के भी कुछ हैं, अथर्ववेद के भी कुछ हैं। ठीक है, जैसे गोपथ, ठीक है, वो किसका है? अथर्ववेद का ब्राह्मण है। ये आपको सीक्वेंस तो पता ही होगा कि सबसे पहले क्या आए? वेद आए। वेदों के बाद फिर क्या आते हैं? आपके ब्राह्मण्स आते हैं। ब्राह्मण्स के बाद आरण्यक आते हैं। आरण्यक के बाद फिर उपनिषद आते हैं, है ना। ये एक सीक्वेंस है। आप इसको ऐसे समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले जो लिखे गए वो थे आपके वेद। अब वो ऐसी भाषा में लिखे गए थे, इतने टफ थे कि हर किसी को नहीं समझ में आए, तो उनका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? ब्राह्मण। ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, उनका सिंप्लीफाइड वर्जन ब्राह्मण से आया। तो सबके अलग अलग ब्राह्मण हैं, आपके ऋग्वेद के अलग और बाकी वेदों के अलग। ठीक है, उसके बाद वो भी उनका भी अगर एक सिंप्लीफाइड वर्जन की बात करेंगे तो आरण्यक आते हैं। आरण्यक शब्द का मतलब क्या होता है? आरण्यक मतलब जंगल में, तो अलग जाकर के किसी दूर स्थान में जाकर के उन पर ध्यान दिया गया और फिर उनके बारे में सिंप्लीफाइड वर्जन उसका लिखा गया। ठीक, उसका भी अगर आप सिंप्लीफाइड वर्जन कहेंगे तो आता है फिर उपनिषद। ठीक है, उपनिषद शब्द का मतलब क्या है? जब कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो आप उपनिषद के पास गए। उपनिषद शब्द का मतलब होता है गुरु के समीप। ठीक है, गुरु के समीप, तो गुरु ने जो जो कहा वो उसमें लिखा हुआ है, मतलब वो इंटरप्रिटेशन है। समझ रहे हैं आप इन्हीं चीजों का? तो एक तरह से वेदों का ही ये सिंप्लीफाइड वर्जन है।
तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग ये बताएंगे कि ऋग्वेद के, आपका यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, चारों के ले लीजिए, चारों के ब्राह्मण्स कौन कौन से हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट के, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर ये आपको क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिल जाएगा कि कौन किसके ब्राह्मण्स हैं, कौन किसके साथ सही सुमेलित है, इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आप बनाइए। तो यहां पर देखेंगे तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ये बिल्कुल सही है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए। अगला है निम्नलिखित पर विचार करें। क्या है? दीवाने रियासत, मजमुआदार, दीवाने अर्ज। ठीक है, कौन किससे के साथ संबंधित है, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहां कह रहे हैं कि दीवाने रियासत है जो ये बाजार पर नियंत्रण रखना। ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली सल्तनत काल के डिपार्टमेंट्स हैं और उनके जो अधिकारी हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट हुआ और उसका एक अधिकारी हुआ। ठीक है, तो जैसे ये उसके बारे में ये है कि कौन किसका अधिकारी है, कौन और कौन सा ये डिपार्टमेंट है, तो उसका मतलब क्या होता है वो भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा कि जैसे कि यहां पर लिखा है दीवाने रियासत। ठीक है, दीवाने रियासत बाजार पर नियंत्रण रखना। ठीक है, ये इसका काम था, ये बताया जा रहा है। ठीक है, मजमुआदार का काम क्या होता था? आय और व्यय को ठीक करना। तीसरा आपका दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? ये सैन्य विभाग से संबंधित है। तो यहां पर ये पूछा जा रहा है कि कौन किसके साथ सही सुमेलित है, क्या ये तीनों सही है या गलत है, बताइए। देखिए ये वाला तो आपको याद ही होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या? दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज है जो वो आपका दीवाने अर्ज। ठीक है, दीवाने अर्ज है जो ये हमने पढ़ा और ये आपको पता है कि ये किससे संबंधित है? ये सैन्य विभाग से संबंधित। आपको याद होगा कि मैंने बलबन के साथ एक क्वेश्चन बनाया था, तब मैंने इसका जिक्र किया था, है ना। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पीछे जाकर के कुछ स्लाइड्स को, पिछले वीडियोस को देखिए। ठीक है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। ठीक है, मंगोलों का जब बहुत ज्यादा वहां पर आतंक था, तब एक अलग से सैन्य डिपार्टमेंट बनाया गया था, नाम क्या था? दीवाने अर्ज। बिल्कुल सही है। मजमुआदार का काम क्या होता था? आय व्यय के को ठीक रखना, मतलब राजस्व को ठीक रखना, राजस्व को नियंत्रण रखना। ठीक है, उसकी निगरानी करना। और दीवाने रियासत, ठीक है, दीवाने रियासत ये होता था आपका, देखिए एक और आएगा, एक शहनाए मंडी करके आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रियासत है जो बाजार पर नियंत्रण रखना, बिल्कुल सही है, और शहनाए मंडी अलग है। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है शहनाए मंडी। ठीक है, क्या है उसका मतलब? शहनाए मंडी ऐसे करके है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे तो यहां पर तीनों ही सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़े, मतलब अच्छा हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कई बार मिला कि फोर्थ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, नीचे शायद वो बैनर चलता है इसमें। तो देखिए मैं बोल देता हूं, और वैसे हमने क्या पैटर्न फिक्स किया हुआ है लगभग। तो इसमें क्या है कि जैसे पहला ऑप्शन होता है केवल एक, दूसरा ऑप्शन केवल दो, तीसरा ऑप्शन आपका सभी तीन, और चौथा ऑप्शन कोई भी नहीं। ठीक, यही ऑप्शन मिलेंगे आपको इस, जब तीन स्टेटमेंट होंगे। जब कभी दो स्टेटमेंट होते हैं तो उसमें सिंपल होता है केवल एक, केवल दो, दोनों और कोई भी नहीं। ठीक, तो अगर कभी छुपा भी है तो आप लोग यहां पर अपना कॉमन सेंस यूज करें। दूसरा कि ये पीडीएफ में शेयर कर देता हूं टेलीग्राम पे। ठीक है, आजकल मैं पहले पीडीएफ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग उसको लगा लें और फिर उसके बाद वीडियो को देखें। ठीक है, तो यहां पर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला देखिए, निम्नलिखित आंग्ल मराठा संधि पर विचार करें। बसीन की संधि, देवगांव की संधि, राजापुर घाट की संधि, उपर्युक्त में से कितनी संधि वेलेस्ली के समय में हुई? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कितनी है जो वो वेलेस्ली के समय पर हुई, बताइए कब हुई और किसके समय पर हुई, ये आपको पता होना चाहिए। एंग्लो मराठा जो वॉर हुए उनके बाद जो कुछ संधियां हुई हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी संधि है? ट्रीटी ऑफ बसीन, है ना, बसीन की संधि। बसीन की संधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए किसके कितनी है जो वेलेस्ली के समय में हुई है। और इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं हमारे फाउंडेशन बैच के बारे में, जो कि P2I बैच है। P2I का मतलब प्री से लेकर के हम इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। इसमें आपको एक और सुविधा है, जो कि आप अगर ये 18 महीने में करना चाहते हैं तो सिल्वर, 30 महीने के लिए अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इसको गोल्ड बैच कहा जाएगा, और 42 महीनों के लिए आपको प्लेटिनम। तो मतलब आप अभी से अगर ज्वाइन करेंगे तो 2024, 25, 26 इस तरीके से आप अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं। अगर आप 1 साल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, इसका समय आपको बता ही दिया मैंने। प्राइस देख लीजिए, 23,999 सिल्वर का है, गोल्ड का है 26,999 और प्लेटिनम का है
29,999। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों को अगर जिसको भी ये बैच परचेज करना है इसको जल्द से जल्द परचेज कर लें। और कैसे परचेज करेंगे, ये ओम लाइव बैच, ओम लाइव कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तभी ये प्राइस आपको मिलेगा। ठीक है, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करें तब ये प्राइस आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये है कोड ओम लाइव। चलें आगे बढ़े, अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, बसीन की संधि, बसीन की जो संधि है वो किसके टाइम पर हुई है, ये आपको पता है कि बाजीराव द्वितीय, है ना, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव सेकंड, और कब, 1802। ठीक है, बाजीराव सेकंड 1802, यानी कि आप कह सकते हैं कि पेशवाओं के साथ ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें इन्होंने अंग्रेजी संरक्षण, अंग्रेजों का जो संरक्षण है वो रेडी हो गए थे, मान लिया था इन्होंने। ठीक है, कौन सी, बसीन की संधि। उसके बाद देवगांव की संधि। देवगांव की संधि कब हुई थी, तो क्योंकि ये इन्होंने मान लिया, पेशवा ने जब ये मान लिया तो ये अपने आप में एक बड़ा मतलब वैसी चीज थी कि यार ये तो अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो ये एक तरह से बेइज्जती की तरह मानी गई। तो होलकर जाके खड़े हो गए कि नहीं, अब ये लड़ाई करेंगे। और उस लड़ाई के बाद जब ट्रीटी होती है, जो होलकर ने भी ये चीज मानी जब, तो ये कहलाती है आपकी देवगांव की संधि। और देवगांव की संधि है जो वो होलकर के साथ हुई है। ठीक, याद रखिएगा, होलकर, होलकर के साथ हुई है। और ये कब हुई है, ये 1803 में हुई है। ठीक है, 1803 में होलकर के साथ देवगांव की संधि हुई है। इसके बाद, इसके अलावा एक और है, राजापुर घाट में आने से पहले मैं एक और आपको बताता हूँ, सुरजी अर्जनगढ़ की संधि। ठीक है, क्या नाम है, सुरजी अर्जनगढ़ की संधि। सुरजी अर्जनगढ़ की संधि भी 1803 में हुई है। और वो है जो, वो आपकी सिंधिया जो थे, है ना, ग्वालियर वाले जो सिंधिया हैं, इनके और अंग्रेजों के बीच साइन हुई थी, वो भी 1803 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये अलग से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। 1803 में कौन सी, सुरजी अर्जनगढ़ की संधि। ठीक है, सुरजी अर्जनगढ़ की संधि। चलिए अगला देखते हैं, राजापुर घाट की जो संधि है। ये राजापुर घाट की जो संधि है ये आपकी, नहीं ये गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए, ये जो देवगढ़ की संधि है ये होलकर नहीं, ये भोसले हैं। और ये राजापुर घाट की जो संधि है वो होलकर है। ठीक है, ये होलकर है। और ये वाला मैं रब कर देता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, ये आपके भोसले। ठीक है, जब पेशवाओं ने ये चीज मान ली तो भोसले थे जो सबसे पहले उन्होंने जो अगेंस्ट में आए कि नहीं अब एक लड़ाई होगी। और फिर उसके बाद देवगांव की संधि होती है अंग्रेजों के साथ, और इन्होंने भी इनका आधिपत्य स्वीकार किया। फिर उसके बाद होलकर आते हैं, और होलकर है ये सबसे पहले बाजीराव द्वितीय, बसीन की संधि। फिर सेकंड नंबर पे भोसले, और भोसलों ने की 1803 में। और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है सुरजी अर्जन गांव की संधि, जो जिसमें कौन जुड़े हैं, सिंधिया, सिंधिया। ठीक है, और फिर इसके बाद आते हैं राजापुर घाट की संधि, जो कि होलकर के साथ हुई है 1804 में। क्वेश्चन यहां पर ये तो पूछ ही नहीं रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था किसके समय में हुई है। तो वेलेस्ली के समय की अगर आप बात करते हैं तो वेलेस्ली के समय में हुई है आपकी बसीन की संधि और देवगांव की संधि। ठीक है, ये जो आपकी राजापुर घाट की संधि है ये लॉर्ड बर्लो थे जो, ठीक है, बर्लो के टाइम पर हुई है। ठीक है, बर्लो के टाइम पे 1804 में। ठीक है, तो यहाँ पर दो हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। दो हैं, बसीन वाली और देवगढ़ वाली, ये वेलेस्ली के सामने हुई है। उसके बाद जो बर्लो आते हैं, लॉर्ड बर्लो, तो वो उसके टाइम पर ये हुई है, होलकर वाली राजापुर घाट की संधि। चलें आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कोलकाता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन जिसको जो कि 1920 में हुआ, उसमें की गई। और असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। निम्नलिखित में उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर कोई भी नहीं, बताइए। देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव की पुष्टि है जो वो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में की गई, ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर पुष्टि की बात कर रहा है। ठीक है, कलकत्ता वाली भी तो 1920 में हुई है, लेकिन पुष्टि किस में हुई है, नागपुर सेशन में हुई है। ठीक है, कलकत्ता सेशन में नहीं हुई है, किस में हुई है, नागपुर सेशन में, नागपुर। ठीक है, नागपुर सेशन में हुई है, याद रखिएगा।
और असहयोग आंदोलन जो है वो बिल्कुल सही बात है कि 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, ये वाला सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सड़क पर व्यापार करना, सड़क पर व्यापार करना, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार या जानने का अधिकार, उपर्युक्त में से कितने अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं? है ना, बताइए कितने हैं जो 21 के अंतर्गत आते हैं? तो केवल 1, 2, 3 या फिर कोई भी नहीं, बताइए। देखिए, सड़क पर व्यापार करना, सड़क पर व्यापार करना, ये आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ वाला है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल 21 के अंतर्गत सड़क पर व्यापार करना भी शामिल है। ठीक है, कोर्ट ने इसको शामिल है। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, ये भी इसके तहत शामिल है। लेकिन जो जानने का अधिकार है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि ये कहां आता है? ये आर्टिकल 19 में शामिल है। ठीक है, ये आर्टिकल 19 में शामिल है, ना कि 21 में शामिल है। ठीक है, और ये कब बताया गया था? जानने का अधिकार, मतलब ये एक केस हुआ था इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जो इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ का केस है, 1985 का केस है ये। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया था कि डेमोक्रेसी में, जो हमारा लोकतंत्र है, उसमें नागरिकों को सरकार क्या कर रही है वो जानने का अधिकार भी शामिल है, और वो उनकी बात है जो वो उसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जानने का अधिकार है जो, ये आर्टिकल 19 का पार्ट हो गया, ना कि 21 का पार्ट। तो यहां पर 2 सही हो जाएंगे, बी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? भारत के संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है। जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। ठीक है, अगला देखिए, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को निगमित है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये शामिल किया गया। मतलब ये डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है, कह रहे हैं कि 13, 32 और 26 में मेंशन्ड है। ठीक है, इनडायरेक्टली 32 और 26, 226 क्या है? रिट के बारे में बात करता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट की पावर है, ठीक है, हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, ये वाली। ठीक है, और आपका जो 226 है, ये हाई कोर्ट के पास है ये पावर। ठीक है, तो ये दोनों है, ये इन तीनों के बारे में बोलता है कि आपका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसमें समाहित है। और उसके अलावा भारत में उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी यह शक्ति प्राप्त है। ठीक है, किसकी? न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी है। बताइए कितने कथन इसमें से सही हैं? कितने कितने? 1, 2, 3 या सभी? बताएं, जल्दी बताएं। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां आपको तीनों ही कथन है जो वो सही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। ये मैंने पहले भी आपको एज इट इज डिस्कस किया है कि जुडिशियल रिव्यू है जो वो संविधान में इस तरह से डायरेक्टली है जो वो मेंशन्ड कहीं भी नहीं है, इनडायरेक्टली यहां और यहां, ठीक, यहां मेंशन्ड है। इसके अलावा ये शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट के पास भी मौजूद है। ठीक, सी आंसर। आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आचरण पर बहस नहीं, अवमानना पर दंड देने की शक्ति, सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर रोक, उपर्युक्त में से कितने कथन हैं जो वो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं? हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंट, आपको पता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। ठीक है, तो हाई कोर्ट भी उसके अंतर्गत है। तो हाई कोर्ट की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर मेंशन। आचरण पर बहस नहीं, ठीक है, बताइए। अवमानना पर दंड देने की शक्ति और सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर रोक। ठीक है, देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे कि आचरण पर बहस नहीं, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 211। ठीक है, अनुच्छेद नंबर कौन सा? 211। ठीक है, आर्टिकल 211 है जो वो ये कहता है कि जज आपका जो भी आचरण कर रहा है उस चीज को लेकर के, मतलब उसका जो भी कंडक्ट है उस चीज को लेकर के आप विधानमंडल में बहस नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला है जो स्टेटमेंट, ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 211 के तहत। ठीक है, तो सही हो गया। अवमानना पर दंड देने की शक्ति है ना, अगर कोई ऐसी अवमानना करता है जो कि मतलब न्यायिक अवमानना कोई अगर करता है तो भाई इनके पास दंड देने की शक्ति मौजूद है। ये कहां लिखा हुआ है? ये आपके आर्टिकल 215 में लिखा हुआ है। कहां पर? 215 में।
इसके अलावा सेवानिवृत्त होने के बाद, ठीक है, अगर हम सेवा मतलब कोई रिटायर हो गया तो उसके बाद वकालत पर रोक, तो कहाँ के लिए, देखो सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्शन की तरह माना गया, अगर कोई हाई कोर्ट की क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर, तो हाई कोर्ट का कोई भी जो आपका वकील है या जज है, तो वो आपका क्या है कि सेवानिवृत्त अगर वो रिटायर हो गया है तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट या फिर उन हाई कोर्ट्स को छोड़ करके जहां उसने काम किया है, ठीक है, वो वहां उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी कहीं भी वो वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर सही है, तीनों ही यहाँ पर सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखिए, निम्नलिखित चोटियों पर विचार करें। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में ये इसका आर्टिकल नहीं बताया मैंने, इसका जो आर्टिकल है वो क्या है, 220। ठीक है, इसका जो आर्टिकल ये कहाँ पर मेंशन्ड है, ये चीज, ये आर्टिकल 220 में मेंशन्ड है। ठीक है, 212, 215। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित चोटियों पर विचार करें। देखिए, सैडल पीक है जो वो कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान में, माउंट डियाबोलो है मध्य अंडमान में, और माउंट कोयोब है ये आपका दक्षिणी अंडमान में है। इनमें से आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी कितनी चोटियां सही सुमेलित है, बताइए, सही सुमेलित कितनी है इसमें, बताइए। सैडल पीक उत्तरी अंडमान, इसमें इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा और मैप को देखना भी चाहिए। ठीक है, ये जानबूझ करके लाया हुआ क्वेश्चन है जिससे कि आप एक मैप देख लें, अंडमान का मैप देखिए और सारी लोकेशन को इसमें देखिए, है ना, कि कौन सा नॉर्थ अंडमान में आता है, कौन सा आपका मिडिल अंडमान में आता है, कौन सा आपका साउथ अंडमान में आता है, कौन सा निकोबार में आता है, क्या क्या है वो सारा। ठीक है, माउंट दियाबोलो मध्य अंडमान में है और माउंट कोयोब है जो वो दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, तीनों ही सही है, यहाँ पर सी आंसर इसका हो जाएगा। इसके लिए आपको मैप जरूर एक बार देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, और ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है बेसिकली, ये जानबूझ करके इस तरह से कि ताकि आपको याद भी हो जाए, है ना। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, माउंट दियाबोलो मध्य अंडमान में और माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, सारे सही हैं इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कर्नाटक पठार के दक्षिणी भाग में कृष्णा व तुंगभद्रा नदी प्रवाहित होती हैं और कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग में मैसूर पठार के नाम से जाना जाता है, मतलब कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग को, ठीक है, जो आपका दक्षिणी भाग है उसको कृष्णा व तुंगभद्रा नदी प्रवाहित होती है वहां पर, और उत्तरी भाग को मैसूर पठार के नाम से जाना जाता है। और मैसूर पठार की चट्टानें इग्नियस रॉक है, इग्नियस है मतलब आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानें हैं वहां की, तथा इनमें कोई कहीं भी प्राचीन जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, बताइए, तो ये वाला तो सही कर लिया होगा आपने, ये तो मुझे पता है, भरोसा है आप लोगों पर कि ये वाला आप लोग सही कर चुके होंगे, क्योंकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि इग्नियस रॉक है, जो इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है, जो वो पिघला हुआ जो लावा है जब वो नीचे से ऊपर आता है, और फिर कुछ है जो वो बिल्कुल मतलब कुछ तो ऐसा होता है कि जो आपकी ये क्रस्ट है उसके नीचे ही रुक जाता है, और कुछ होता है जो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो जो बाहर निकल आता है उसकी बात अगर कर रहे हैं तो वो कैसी चट्टान होती है, वो इग्नियस चट्टान होती है, वो आग्नेय चट्टानें हैं, उनमें जीवाश्म नहीं होते। जीवाश्म किसमें होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं जीवाश्म। ठीक है, इसमें नहीं होते, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। अब रही इन दोनों की बात, तो देखिए, कर्नाटक पठार के दक्षिणी भाग को नहीं, उत्तरी भाग को, ठीक है, आपका जो उत्तरी भाग है वहां पर आपकी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी बहती हैं, और कर्नाटक पठार का दक्षिणी भाग है उसको आप मैसूर पठार कहते हो, साउथ वाला, है ना। कर्नाटक को आप जब देखोगे तो साउथ सदर्न पार्ट है जो वो आपका कैसा है, मैसूर पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दो गलत हैं, एक सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ए। ठीक, आगे बढ़े, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पश्चिमी घाट, मेघालय की पहाड़ी और कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, कोरामंडल कोस्ट, उपर्युक्त में से 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई भी नहीं। ठीक है, अगर छुपा है नीचे का तो मैं बता देता हूं, कोई भी नहीं। देखिए, 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा मतलब कि काफी ज्यादा वर्षा की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अच्छा, जो भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज इसको लाइक करें, और अगर आप को ये पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें इसको। ठीक है, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और अगर कोई नया है हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, यही तरीका है। ठीक है, करना ही होता है आपको शेयर। ठीक है, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
ताकि हम लोग एक अच्छी रीच के साथ इसमें आगे बढ़ सके। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट, मेघालय की पहाड़ी और कोरामंडल कोस्ट। आपको पता है कोरामंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट कौन सा है? तो अगर आप भारत को इस तरीके से देखते हैं, मतलब है ना, इधर की अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है? ये है मालाबार। ठीक है, मालाबार, मालाबार, ठीक है, मालाबार लिख लो एम। और ये है आपका कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, कोरामंडल, ये है आपका कोरामंडल कोस्ट। ठीक, ये मालाबार होता है और ये कोरामंडल होता है। अब समझिएगा कि यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो आपको पता है कि सबसे पहले जब मानसून आता है तो किधर आता है? आपका केरला कोस्ट पे टकराता है, इधर, है ना, इधर टकराता है। और फिर यहाँ पर क्या है? पहाड़ बने हुए हैं, तो वो यहाँ से बढ़ के वैसे वैसे ऊपर चला जाता है। इधर बारिश नहीं आ पाती इस वाले पार्ट में। ठीक है, ये वाले पार्ट में बारिश नहीं, यहाँ पार्ट में बारिश कब आती है? जब वापसी हो रही होती है मानसून की, तब इधर से इधर टकराता है, इधर रिट्रीटिंग मानसून वाला जो पार्ट। ठीक है, तो वो बाद में होता है, मतलब अक्टूबर नवंबर के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पर उतनी बारिश नहीं हो पाती जितनी इधर होती है। तो ओवरऑल यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से या उससे ज्यादा की बात की जा रही है और कह रहे हैं कोरामंडल कोस्ट, तो ये तो साफ साफ गलत हो गया। ठीक, अब बचे दो, पश्चिमी घाट, मतलब ये वाला पार्ट तो होती है, मेघालय की पहाड़ है, ये आपको पता ही है कि ये वाला, यहाँ चेरापूंजी वगैरह आपने सुना ही होगा, मौसनराम, चेरापूंजी, यहाँ पर बहुत बारिश होती है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये और ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। बी आंसर इसका हो जाएगा, एक गलत है, दो सही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, बोरा हवाएं शीत ऋतु में चलती हैं और ब्रिकफिल्डर हवाएं ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं, और पंपेरो दक्षिणी अमेरिका के पंपास क्षेत्र में चलने वाली शीत ऋतु की हवाएं हैं। ठीक है, बताइए इनमें से कितने कथन हैं जो वो सही हैं? जल्दी बताएं, कितने कथन यहां पर सही हैं? देखिए, बोरा हवाएं हैं जो, वो शीत ऋतु में चलती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, उसके अलावा जो आपका ब्रिकफिल्डर है, ठीक, ये कैसी हैं? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। और पंपेरो है जो, वो कहां पर, एक तो याद रखना है कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका वाले पार्ट में। ठीक है, और पंपास एरिया है जो वहां पर, उसमें चलने वाली शीत ऋतु की हवाएं हैं, ये पार्ट भी सही है। ठीक है, तीनों ही पार्ट यहां पर सही है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये याद रखना है ये सर। ठीक है, बोरा शीत है, ब्रिकफिल्डर ग्रीष्म है, और जो पंपेरो है वो आपकी शीत है। ठीक है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा, सी। ठीक, आगे बढ़े। अगला देखिए, देश में जीआई टैग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जीआई टैग, है ना, जीआई टैग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय, या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? बताइए किसके अंतर्गत आएगा? इसका आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा है, इसका आंसर क्या है? जीआई टैग आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, खबरों में रहे शब्द सेंगोल, है ना, या फिर सेंगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सेंगोल आपने पता होगा आपको, एक छड़ी टाइप की होती है। ठीक है, सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। मतलब आप जब एक वो राज्य दूसरे राज्य का शुरू हुआ, और ये वाला मतलब एक राजा जब अपनी ट्रांसफर कर रहा है, पावर ट्रांसफर कर रहा है, तो वो एक छड़ी है जो वो दिया करते थे, ये परंपरा थी। ठीक है, तो सेंगोल। आगे देखते हैं, वैदिक संस्कृति में सेंगोल सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में भेंट किया जाता था। ठीक है, तो बताइए कितने कौन सा स्टेटमेंट है जो वो सही है, कि एक, दो, दोनों, या फिर कोई भी नहीं? बताइए। देखिए, सेंगोल है जो, ये इसका अर्थ है नीति परायणता, ये बिल्कुल सही है। और लेकिन दूसरा वाला है जो, ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इसको दिया जाता था, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये वैदिक संस्कृति वाला पार्ट की वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वैदिक संस्कृति नहीं, ये तमिल संस्कृति है। ठीक है, तमिल संस्कृति की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, पीडीएस सिस्टम की बात हो रही है। पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ठीक है, दो हैं यहाँ पर, बताइए कौन से सही है। पीडीएस उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक
खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। केंद्र सरकार पीडीएस को आवंटित करने, पात्र परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य की दुकानों यानी कि एफपीसी के कामकाज की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। बताइए, ठीक है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो वो सही है। ठीक, कौन सा कथन सही है। एक सही है, ऑप्शन मिस हो गया शायद यहाँ पर, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा तो ये गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, एक, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, बोथ, है ना, बोथ, दोनों सही है, या फिर कोई भी नहीं है सही इनमें से, है ना, कोई नहीं। बताइए, बताइए कौन सा यहाँ पर सही है। देखिए, पहले वाले की अगर हम बात करेंगे तो पीडीएस उपभोक्ता मंत्रालय खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, याद कर लीजिएगा। पीडीएस होता क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम, है ना। आपको पता है ना कि खाद्य सुरक्षा के लिए उठाया गया ये कदम है, जिसके तहत क्या होता है कि सरकार की तरफ से एक व्यवस्था होती है कि आपको जो कुछ अनाज है जो वो आपको दिया जाता है, जैसे कि आपका मोटा अनाज हो गया, चावल हो गया, आपका गेहूं हो गया, और क्या प्राइस रखा गया है इसमें, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मिलता है। ठीक, तो चलिए, केंद्र सरकार पीडीएस को आवंटित करने, पात्र परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड, ये सारे काम हैं जो ये सारे काम के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो जिम्मेदारी का काम है ये केंद्र सरकार का नहीं है, ये किसका है? राज्य सरकार का काम है। ठीक है, किसका है? राज्य सरकार का, राज्य सरकार का काम है। ठीक है, तो यहां पर आपका एक सही है और एक गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मतलब ये वाला इसमें गलत है, पहला सही, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर कौन सा सही है? पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। आगे बढ़े, अगला देखिए। हाल ही में जोह चावल, ठीक है, कौन सा? जोह चावल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग है जो वो प्रदान किया गया है, और ये किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताएं। जोह चावल मणिपुर से है, असम से है, मेघालय से है, त्रिपुरा से है। बताइए कहां से है ये, और इसका आंसर बताऊं इससे पहले आपको सेशन को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, और अपना स्कोर फिर अब मुझे बताइए आप इसमें। ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्या है आंसर। तो ये है आपका असम, यानी बी आंसर हो जाएगा, असम से संबंधित है ये। ठीक है, करंट अफेयर्स का है, तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, और ये जो स्लाइड मैं आपको शो कर रहा हूं ये आपके आंसर्स बताएगी। ये जो आपने लगाए हैं अपने पेपर में, इससे आप मैच कीजिए और अपना आंसर, अपना जो स्कोर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये पीडीएफ है जो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, और प्लीज़ आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। ये क्यूआर कोड है, इससे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। प्लस ये ओम द्विवेदी स्टडी IQ, अगर इससे सर्च करेंगे तो भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और उसको डाउनलोड करके आप आराम से इसको सॉल्व करें और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।